नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो कि आपके जुलाई में है, बहुत ही कम समय बच रहा है और यहां पर हम आज मनोविज्ञान का पेपर नंबर 74 हल करने वाले हैं। देखिएगा, पूरे 100 टेस्टों की सीरीज है, तो आज आपको साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों को सही करना है और टारगेट रहेगा 25 प्रश्न सही करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न संख्या 1। देखिएगा, दोनों लेवल के लिए बेहद उपयोगी है, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। और ये पात्रता ही नहीं, जो मुख्य एग्जाम होगा 3rd ग्रेड का, उसमें भी लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, सांवेगिक बुद्धि व बुद्धिलब्धि एक दूसरे की पूरक है, विरोधी है, एक ही है और इनमें से सभी। तो देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ पर बात की जा रही इमोशनल इंटेलिजेंस की, सांवेगिक बुद्धि की और बुद्धिलब्धि की। साथियों, या ईक्यू और जो आईक्यू है वो दोनों ही एक दूसरे की पूरक है, विरोधी है, एक ही है या सभी? तो दोनों एक ही नहीं है साथियों, बल्कि ये दोनों एक दूसरे की पूरक मानी जाती है। विकल्प 1 आपके प्रश्न 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखिएगा। हेंस आइंजैक व्यक्तिगत प्रश्नावली का प्रयोग नहीं किया जाता है। अंतर्मुखता बहिर्मुखता का मापन करने के लिए, सांवेगिक स्थिरता अस्थिरता का मापन करने के लिए, मनस्तापिता का मापन करने के लिए और मनोविकारों की पहचान के लिए। तो हेंस आइंजैक के द्वारा जो व्यक्तिगत प्रश्नावली का प्रयोग किया गया था साथियों, उसमें इनमें से जो ये विकल्प दे रखे हैं, इनमें से किसका मापन नहीं किया जाता है? तो देखो, यह अंतर्मुखता बहिर्मुखता का मापन करती है, सांवेगिक स्थिरता अस्थिरता का मापन करती है, मनस्तापिता का मापन करती है और मनोविकारों की पहचान। ये विकल्प आपका गलत है साथियों, क्योंकि यह मनोविकारों की पहचान नहीं करती है। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं साथियों। मैं उससे घृणा करने के बजाय वह मुझसे घृणा करती है। उपयुक्त उदाहरण में समायोजन की कौन सी विधि प्रयुक्त की गई है? अंतर्वेशन, प्रक्षेपण, प्रतिस्थापन और तर्क संगतिकरण। तो देखो, मैं उससे घृणा करने के बजाय वह मुझसे घृणा करती है। भले अपन उससे घृणा करें, लेकिन इल्जाम सामने वाले पर लगा दिया गया है, और जहां पर इल्जाम किसी और के ऊपर लगाया जाता है, आरोप किसी और के ऊपर लगाया जाता है साथियों, उसको प्रक्षेपण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसको? प्रक्षेपण के नाम से उसको जाना जाता है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 4 है, पहल करना बनाम अपराध बोध का संबंध है फ्रायड से है, इरिक एरिक्सन से है, जीन पियाजे से है और वाइगोस्की से है। तो बताइए, प्रश्न नंबर 4 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखिए, पहल करना बनाम अपराध बोध, इसका संबंध किससे है? इरिक एरिक्सन से है साथियों। किससे है? इरिक एरिक्सन से है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 4 में सही रहेगा। इरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने जो 8 अवस्थाएं बताई है, उनमें से एक अवस्था है पहल बनाम अपराध बोध। तो इसीलिए आपके दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 4 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो 5वां प्रश्न है, किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव कहलाता है? संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अनुभव और अवधान। तो प्रश्न संख्या 5 में जो आपके राइट आंसर है, किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा। ज्ञानेंद्रिय जो हमारी होती है, चाहे हमारी जैसे जीभ है, हमारी नाक है, हमारे कान है, हमारी त्वचा है साथियों, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा किसी उद्दीपक या वस्तु का जो प्रारंभिक अनुभव हम करते हैं, उसको संवेदना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संवेदना के नाम से। और यदि उसका अर्थ भी हमें प्रकट कर लेते हैं, यदि उसका अर्थ भी प्रकट कर लेते हैं, तो फिर उसको प्रत्यक्षीकरण के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ अर्थ वाली बात नहीं की जा रही है, इसलिए संवेदना ही आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 में प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 6वां प्रश्न देखते हैं।
अनअनुबंधित उद्दीपकों का कौन सा प्रकार नहीं है? प्रवृत्त्यात्मक, विमुखी, अवशेष और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, जो अनअनुबंधित उद्दीपक होते, अनअनुबंधित मतलब वह उद्दीपक जिनका अनुबंधन स्थापित नहीं होता है, उनके भी दो प्रकार होते हैं। इनको आप प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपक भी कह सकते हो। तो साथियों इनके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक तो प्रवृत्त्यात्मक और एक विमुखी। विमुखी कष्टदायी होते हैं और प्रवृत्त्यात्मक कष्टदायक नहीं होते हैं। तो विकल्प नंबर जो 3 है यह अनअनुबंधित उद्दीपकों के प्रकारों में नहीं आता है, इसलिए छठे प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प अवशेष वाला सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, अधिगम साधन व साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है जिसका सामान्यीकरण अन्य परिस्थिति में भी किया जा सकता है। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? वाचिक अधिगम, नैमित्तिक अधिगम, प्राचीन अधिगम और अंतर्दृष्टि अधिगम। तो यहाँ पर देखिए, साधन व साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध। तो संज्ञानात्मक संबंध पर किस में जोर दिया गया है? अंतर्दृष्टि अधिगम में जोर दिया गया है साथियों। और इसका सामान्यीकरण जब अन्य परिस्थिति हमारे सामने, जैसे अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है और वैसी प्रॉब्लम अगर बाद में भी आई तो अंतर्दृष्टि के माध्यम से हम उसका समाधान कर सकते हैं। तो ये अंतर्दृष्टि अधिगम से संबंधित है। चौथा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 8 है, प्रेक्षण अधिगम के तत्व में सम्मिलित नहीं है अवधान, स्मृति, अनुकरण और पूर्वगमन। तो जो प्रेक्षण अधिगम के तत्व में सम्मिलित नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 8 में करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम के लिए। देखिए, प्रेक्षण का मतलब होता है अवलोकन आधारित अधिगम। क्या होता है? अवलोकन आधारित अधिगम। साथियों इसमें हम अवधान ध्यान केंद्रित करते हैं, स्मृति याद करते हैं, अनुकरण देख करके सीखते हैं, लेकिन पूर्वगमन नहीं किया जाता है। किसमें? प्रेक्षण अधिगम में। अतः पूर्वगमन आपका जो चौथा विकल्प है ये प्रेक्षण अधिगम के तत्वों में सम्मिलित नहीं होगा। तो फोर्थ विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। अस्पष्ट उद्दीपकों की व्याख्या में किस मन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? चेतन मन की, अर्धचेतन मन की, अचेतन मन की और इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर बताओ, कौन सा विकल्प 9वें प्रश्न में सही रहेगा? जो हमारे सामने अस्पष्ट उद्दीपक आते हैं साथियों, तो इनकी व्याख्या हम जिस मन से करते हैं वह मन कौन सा है? चेतन है, अर्धचेतन है या अचेतन है? तो राइट आंसर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखिएगा इसमें आपका कौन सा आंसर सही रहेगा साथियों? विकल्प नंबर आपका जो 3 है अचेतन मन, प्रश्न संख्या 9 में बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि जब भी हमारे सामने अस्पष्ट उद्दीपकों को प्रस्तुत किया जाता है तो हम उसमें जो चीज़ें सोचते हैं वो अचेतन मन से बाहर निकलती है। विकल्प नंबर 3 आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 10 है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय व कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना और इनमें से सभी। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 10 में करना है। साथियों 10वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? दिए गए विकल्पों में से क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कौन से विकल्प में दे रखा है? मैं आपको बता दूं कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज करना बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पहला गलत तो चौथा भी गलत। अब दूसरा विकल्प या तीसरा कौन से विकल्प का चयन करोगे साथियों प्रश्न नंबर 10 में? तो देखो 10वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है विद्यालय व कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। विकल्प नंबर 3 आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 11 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है निःशक्त बच्चों के लिए, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए और बच्चों की नियमित उपस्थिति से। तो साथियों जो RT 2009 जहां पर लागू नहीं होती है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 11 में करना है। तो बताइए 11वें प्रश्न में आप कौन से विकल्प पर जाओगे? साथियों देखिएगा, निःशक्त बच्चों के लिए RT 2009 लागू होता है
और इसकी उम्र सीमा 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे होते हैं। लेकिन 14 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अतः आपके विकल्प नंबर जो 3 है प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का प्रति सत्र न्यूनतम कार्य दिवस है 150 दिन, 200 दिन, 250 दिन और 300 दिन। तो देखो न्यूनतम कार्य दिवस पूछे हैं। न्यूनतम कार्य दिवस साथियों प्राथमिक स्तर पर RT 2009 कहती है कि प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से 5 का जो अध्यापक होता है लेवल 1 का, वह एक वर्ष में, एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 200 दिन यहाँ पर विद्यालय में कार्य करेगा साथियों। और जो 6 से 8 के अध्यापक होते हैं लेवल 2 वाले, वो मिनिमम 220 दिन विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करेंगे। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर जो 2 है प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं। निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? नील पत्र बनाना पड़ता है, उद्देश्य भार बनाना पड़ता है, प्रश्न पत्र की रूपरेखा बनानी पड़ती है या उत्तर कुंजी बनानी पड़ती है? तो देखिएगा, निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण कराने के लिए जो सबसे पहले बनाना पड़ेगा साथियों नील पत्र। तो देखो प्रश्न पत्र निर्माण से पूर्व बनाना पड़ता है। हमें निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले उद्देश्य भार का निर्माण करना पड़ेगा। किसका निर्माण करना पड़ेगा? उद्देश्य भार का। तो 13वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। देखिए, उद्देश्य भार का मतलब हम पहले ये देखेंगे कि जो निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, आखिर उसका उद्देश्य क्या है, इससे किस उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो ये कार्य ही सबसे पहले किया जाता है, इसीलिए 13वें प्रश्न में आपके दूसरा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा होना चाहिए, गृह परीक्षण द्वारा होना चाहिए, लिखित व मौखिक परीक्षा द्वारा होना चाहिए और सतत व व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। तो बताइए इनमें से बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए? प्रश्न नंबर 14 में राइट आंसर देखिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 14 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर यहाँ पर 4, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार चलने वाला मूल्यांकन, और व्यापक का अर्थ किससे लिया जाता है साथियों? वह मूल्यांकन जो शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन कर सके। तो चौथा विकल्प आपके यहाँ सही हो जाता है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 15 है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से होता है, जन्म से होता है या शैशवावस्था से होता है? तो इनमें से विकास शुरू होने की अवधि आपसे 15वां प्रश्न पूछ रहा है साथियों। विकास उत्तर बाल्यावस्था से नहीं होता है, ना ही शैशवावस्था से, नहीं जन्म से, बल्कि विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है जब बालक माँ के गर्भ में रहता है, अर्थात गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है? वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और 12 से 15 वर्ष। तो बताइए प्रश्न नंबर 16 में कौन सा आंसर सही रहेगा? वैचारिक क्रिया की अवस्था इनमें से किस विकल्प में दे रखी है? साथियों, जन्म से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था होती है और 2 से 7 वर्ष की जो अवधि है ये वैचारिक उदय की अवस्था कहलाती है, वैचारिक उदय की। जबकि जो 7 से 12 वर्ष की अवधि है इसको ही वैचारिक क्रिया की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प नंबर 3 सही है। आपके जीन पियाजे के सिद्धांत की जो तीसरी अवस्था है 7 से 12 वर्ष वाली, इसी को वैचारिक क्रिया की अवस्था कहते हैं। थर्ड विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है पीढ़ियों में अंतर होना, अवसरों की प्रतिकूलता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन और निराशा में निस्सहायता। तो बताइए प्रश्न नंबर 17 में कौन सा विकल्प सही है? किशोरों में द्वंद्व उभरने का कारण इनमें से किस विकल्प में दे रखा है? साथियों 17वें प्रश्न में जो राइट आंसर है देखिएगा, विकल्प नंबर जो आपका 2 है, अवसरों की प्रतिकूलता। अगर किशोरों के सामने अवसर आते हैं लेकिन वो अवसर कैसे हैं? प्रतिकूल, तो वो सबसे ज़्यादा
किशोरों के मन में द्वंद्व बाहर निकालते हैं साथियों। अतः किशोरावस्था में द्वंद्व उभरने का जो मुख्य कारण है वो है अवसरों की प्रतिकूलता। विकल्प 2 आपके 17वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो 18वां प्रश्न है, शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और वृद्धावस्था में। शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास कौन सी अवस्था में होता है साथियों? बाल्यावस्था में होता है। आपके दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। जो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के मध्य चलती है, चाइल्डहुड जिसको कहा जाता है साथियों, इसी में बालक शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास इसके अंतर्गत होता है। तो चलिए नेक्स्ट 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19 से, एक बालक सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। विचार संबंधी आदत कहलाती है, भावना संबंधी आदत कहलाती है, नाड़ी मंडल संबंधी आदत कहलाती है और नैतिक आदत कहलाती है। तो देखिएगा यहाँ पर बालक के द्वारा क्या किया जा रहा है? सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाई जा रही है, दूसरों के प्रति। तो साथियों इसको नाड़ी मंडल संबंधी आदत या विचार संबंधी आदत नहीं कहेंगे, बल्कि इसको भावना संबंधी आदत कहेंगे, उसके इमोशन से संबंधित है ये। इसलिए 19वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 20 है, मूल प्रवृत्तियाँ होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है, जन्मजात व अर्जित होती है और इनमें से सभी। तो बताइए 20वें प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है साथियों? देखिए मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है साथियों? संवेगों से होता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति एक संवेग से जुड़ी होती है और यह भी जन्मजात ही होती है। कैसी होती है मूल प्रवृत्तियाँ? जन्मजात होती है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 20 में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 21वें प्रश्न को देख लेते हैं। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी या अभिवृत्ति होगी। तो बताइए इनमें से किस दशा में अधिगम सर्वोत्तम होगा साथियों? 21वें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। देखो अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? जब अभिप्रेरणा होगी, क्योंकि व्यक्ति यदि अभिप्रेरित नहीं है तो उसको आप किसी भी प्रकार से नहीं सिखा सकते हो। यहाँ पर अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग भी कहा जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका B.F. स्किनर ने कहा था ये कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। किसने कहा था? B.F. स्किनर ने। तो इसलिए आपके तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 21 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। तो 22वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 22 है आपके, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है और अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो देखो इनमें से जो अधिगम की विशेषता नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 22 में करना है साथियों। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, बिल्कुल जो दूसरा कथन है यह अधिगम की बिल्कुल सटीक विशेषता है और चौथा कथन भी बिल्कुल अधिगम की सटीक विशेषता है, क्योंकि अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया होती है, लक्ष्य की ओर उन्मुख, लक्ष्य प्राप्ति की ओर। तो इसलिए दूसरा चौथा आपका आंसर नहीं है, क्योंकि क्या कह रहा है? विशेषता नहीं है। तो साथियों अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि को अधिगम नहीं कहा जा सकता है, अर्थात तीसरा विकल्प अधिगम की विशेषता नहीं है। तो 22वें प्रश्न में थर्ड विकल्प ही आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 23वां प्रश्न है, एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है, यह कथन किस सीखने के नियम पर आधारित है? अभ्यास के नियम पर आधारित है, आत्मीकरण के नियम पर आधारित है, प्रभाव के नियम पर आधारित है और तत्परता के नियम पर आधारित है। तो देखो तत्परता या तैयारी का नियम कहता है कि जब तक अधिगमकर्ता स्वयं सीखने के लिए तत्पर या तैयार नहीं हो आंतरिक रूप से, तब तक उसको नहीं सिखाया जा सकता। प्रभाव का नियम कहता है कि जब तक हम किसी चीज़ को नहीं सीख सकते जब तक उसका परिणाम प्रभावी नहीं है। अगर परिणाम प्रभावी नहीं होगा तो हम नहीं सीख सकते। और अभ्यास का नियम कहता है कि निरंतर अभ्यास करने से कठिन कार्य को भी
आसानी से किया जा सकता है। तो साथियों यहाँ ये तीनों ही आपके आंसर नहीं हैं। जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में आप उसका उपयोग कर सकते हो तो उसको आत्मीकरण के नियम के नाम से जानते हैं। दूसरा विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो 24वां प्रश्न है आपके, आरटी 2009 की विशेषता नहीं है। यह 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा पर जोर देती है। इसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुई थी और इसमें 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा पर भी निर्देश दिए गए हैं। तो जो विशेषता आरटी 2009 की नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 24 में करना पड़ेगा साथियों। तो राइट आंसर बताइए 24वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो 24वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर होगा, देखिए 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा पर जोर देती है। अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी बिल्कुल आरटी 2009 में की गई है साथियों। 1 अप्रैल 2010 को ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गई थी, लेकिन इसमें 14 वर्ष पश्चात की शिक्षा पर कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। अतः चौथा विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 24 का बिल्कुल सटीक और सही उत्तर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों। अगर अच्छा लगे तो कम से कम 2 जगह शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। आपके 25वां प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान है समस्या का चुनाव करना, समय का निर्धारण करना, नील पत्र बनाना और अंक तालिका का निर्माण करना। तो जो उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान है उसका चयन आपको 25 में करना है। बताइए प्रश्न नंबर 25 में आपके कौन सा विकल्प सही है साथियों। समस्या का चुनाव करना, समय निर्धारण करना या नील पत्र बनाना ये उपलब्धि परीक्षण के अंतिम सोपान नहीं है, बल्कि अंक तालिका का निर्माण करना उपलब्धि परीक्षण के अंतिम सोपानों में सम्मिलित होता है। इसलिए फोर्थ विकल्प आपके 25वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 26वां प्रश्न देख लेते हैं। एक विद्यार्थी एक समस्या के प्रासंगिक अनेक उत्तर प्रस्तुत करता है। तो विकल्प है प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, रुचि और इनमें से कोई भी नहीं। अब विद्यार्थी के द्वारा क्या किया जा रहा है, समस्या के प्रासंगिक अनेक उत्तर प्रस्तुत किए जा रहे हैं साथियों। तो उसको कोई नहीं वाला विकल्प तो आपका आंसर नहीं होगा, पहला, दूसरा या तीसरा। 26वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है साथियों। यह उसकी प्रवृत्ति या रुचि का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह उसकी अभिवृत्ति को दर्शाता है। जब बालक के द्वारा एक समस्या के अनेक उत्तर बताए जाते हैं तो मतलब बालक उस चीज में रुचि लेता है। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। देखो किसी प्रश्न में अगर आपको कोई त्रुटि नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 27वां प्रश्न है आपके, चिंतन क्या है। प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया है या संप्रत्यय अधिगम है। 27 में राइट आंसर बताइए साथियों। चिंतन इनमें से क्या है, कौन से विकल्प में आपके सबसे बेस्ट आंसर दे रखा है चिंतन के बारे में। तो साथियों प्रश्न नंबर 27 में जो आपके सही उत्तर है, चिंतन का मतलब होता है प्रतीकों का प्रयोग करना। क्या होता है, प्रतीकों का प्रयोग करना ही क्या है, चिंतन है। यहाँ पर देखिएगा जब हम चिंतन कब करते हैं, चिंतन आरंभ कब होता है, जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तब यहाँ पर चिंतन भी आरंभ हो जाता है उस समस्या को दूर करने के लिए या उस समस्या का समाधान करने के लिए। विकल्प नंबर आपका जो 1 है 27 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 28वां प्रश्न है, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्न में से कौन सा है। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, आत्मीकरण, बाधा का निवारण और निर्णय। तो 28वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तनाव को कम करने की जो अप्रत्यक्ष विधि है उसका विकल्प कौन से मतलब वो जो है वो किस विकल्प में दे रखा है। तो 28 में जो आपके राइट आंसर होगा साथियों, देखिए लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा का निवारण और निर्णय, तीनों ही तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधियां हैं। कैसी विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधियां हैं। लेकिन जो आत्मीकरण है ये अप्रत्यक्ष विधियों में आती है। अतः विकल्प नंबर जो 2 है आपके 28 का सही आंसर है। अब सेकंड लास्ट मतलब 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो
वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर जाना कि 30 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो चलिए 29वें प्रश्न को देख लेते हैं। एक शिक्षक की भावनात्मक बुद्धि लब्धि उच्च है, इसका तात्पर्य है वह उच्च बुद्धि वाला है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह सृजनात्मक है और वह संतुलित व्यवहार रखता है। तो देखो एक शिक्षक की बुद्धि लब्धि कैसी है, भावनात्मक बुद्धि लब्धि की बात की जा रही है। साथियों हम जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं उसका सीधा संबंध भावनात्मक बुद्धि लब्धि से होता है। तो यहाँ जिसकी भावनात्मक बुद्धि लब्धि होती है इसका मतलब यूँ है कि भाई वो जो है दूसरों से संतुलित व्यवहार रखता है। विकल्प 4 आपके 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेंगे। आपके ये पेपर नंबर 74 है, इसके बाद 26 टेस्ट आना और बाकी है साइकोलॉजी के। तो अंतिम और 30वां प्रश्न देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? अंक गणितीय, सदृशता या समानता, शाब्दिक तर्क और चित्रपूर्ति। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। यहाँ पर जो वेस्लर वैल्यू परीक्षण है साथियों यह निष्पादन मापनी है और इसके अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? तो अंक गणित को सम्मिलित नहीं किया जाता है, समानता या सदृशता को सम्मिलित नहीं किया जाता है, ना ही शाब्दिक तर्क को, बल्कि जो चित्रपूर्ति है ये वेस्लर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 30 में बिल्कुल सही आंसर है। तो फोर्थ विकल्प आपके 30वें प्रश्न का सही उत्तर है। ये कंप्लीट होता है आपके पेपर नंबर 74। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।